प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग मुख्य कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत आप लोगों ने मुख्य कार्यपालिका के अर्थ और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में इससे पूर्व कक्षा में जाना था। आज हम मुख्य कार्यपालिका के कार्य के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है पहले की कक्षा में, मुख्य कार्यपालिका से तात्पर्य उस व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय से है जो देश के प्रशासनिक तंत्र के शीर्ष पर विद्यमान होते हैं। और मुख्य कार्यपालिका जो है उसको अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए जो सत्ता है वो दो स्रोतों से मिलती है, एक संविधान के द्वारा और उसको विधायिका के द्वारा। संविधान और विधायक का जो है वो क्या है, सत्ता के दो स्रोत हैं। यदि हम कार्यों की बात करें तो मुख्य कार्यपालिका जो है उसके कार्य असीमित है, क्योंकि कार्यपालिका का क्षेत्र लोक कल्याणकारी राज्यों में बहुत विस्तृत होता है। राजनीतिक मुख्य कार्यपालिका के कार्यों की संख्या में क्या है, निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि विधायिका की अक्षमता, संवैधानिक संशोधनों, संचार साधनों के विकास, नीतियों की जटिलता, आम जन की अपेक्षाएं, राष्ट्रीय संकट, राजनीतिक समीकरणों तथा स्वयं कार्यपालिका की कार्यशैली ने उसके कार्यों के दायित्वों और भूमिका को क्या है, बहुआयामी बनाती हैं। तो यदि हम राष्ट्रीय या प्रांतीय स्तर पर जो भी पदासीन राजनीतिक मुख्य कार्यपालिका है उसके कार्यों को क्या है, हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो है उसके राजनीतिक कार्य और एक क्या है, उसके प्रशासनिक कार्य। राजनीतिक कार्यों की बात करें तो गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, हमारे भारत में गणतंत्र है क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अर्थात राष्ट्रपति वो क्या है, निर्वाचित होते हैं। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में राजनीतिक शक्तियों का अंतिम स्रोत क्या होता है, स्वयं जनता होती है। और द्वितीय स्तर पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से युक्त क्या है, विधायिका होती है। मुख्य कार्यपालिका को अपनी पद स्थिति जो है वो जनता द्वारा प्रदत्त समर्थन से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार मुख्य कार्यपालिका का जो पद है वो राजनीतिक प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है। इसीलिए क्या है, मुख्य कार्यपालिका का प्राथमिक कार्य राजनीतिक कार्यकलापों का क्या है, निस्तारण, विधायिका से समर्थन की प्राप्ति, कानूनों व नीतियों की स्वीकृति, विदेश नीति का निर्धारण, राजनीतिक व्यवस्था से समन्वय तथा लोकमत को प्रभावित करने वाले मुद्दों का सफलतापूर्वक निस्तारण करना है। स्वाभाविक रूप से राजनीतिक कार्य केवल मुख्य कार्यपालिका ही करने पड़ते हैं। अन्य छोटे संगठनों के मुख्य कार्यपालक को केवल प्रशासनिक कार्य ही करने होते हैं। तो अब हम क्या है, प्रशासनिक कार्यों के बारे में देखते हैं। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट लोक प्रशासन है इसलिए ज़्यादा जो फोकस है हमारा प्रशासनिक कार्यों पर ही रहेगा। मुख्य कार्यपालिका के कार्यों की सूची को विस्तारित करने में सर्वाधिक योगदान प्रशासनिक कार्यों का ही होता है। आधुनिक प्रशासनिक राज्यों में जहां जन कल्याण के लगभग सभी कार्य सरकार के दायित्व बन चुके हैं, उसमें मुख्य कार्यपालिका के दायित्व भी उसके अनुरूप ही क्या बढ़ गए हैं। साधारणतया मुख्य कार्यपालिका क्या है, निम्नलिखित प्रशासनिक कार्य करती है। पहला है नीति निर्माण। प्रशासनिक तथा लोक नीतियों का निर्माण करना और उनका क्रियान्वयन करवाना मुख्य कार्यपालिका का मुख्य दायित्व है। वह लिखित या मौखिक रूप से विशिष्ट नीति निर्देश जारी करता है तथा संबंधित विभाग या जो एजेंसी है उसके पदाधिकारी उसके अनुसार क्या है, फिर नियम बनाते हैं एवं उसका क्या है, फिर क्रियान्वयन करते हैं। विधायिका द्वारा निर्मित कानून तथा नीतियों को एक स्थूल दस्तावेज होते हैं, मतलब एक खाका होता है कि ये काम करने हैं, इस प्रकार से रूलिंग है, जिन्हें व्यापक और व्यवहारिक स्वरूप जो है वो कार्यपालिका के पदाधिकारी प्रदान करते हैं। मुख्य कार्यपालिका का व्यक्तित्व, मानसिकता तथा जो स्किल है उसके सहित उसकी मानवीय संवेदनाएं जो हैं वो क्या है, उनकी लोक नीतियों में स्पष्ट होती है। इस संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह टिप्पणी उल्लेखनीय है कि एक प्रशासक का हृदय उसके मस्तिष्क में होना चाहिए, यानी उसकी जो भावनाएं हैं, जो जनता के प्रति उसका जो कल्याण की भावना है वो उसकी नीतियों में झलकनी चाहिए। दूसरा जो प्रशासनिक कार्य है वो है प्रशासनिक नियोजन एवं संगठन। इसके अंतर्गत हम बता सकते हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि उसके अनुसार कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं बनाई जाए और उन सभी कार्यों को क्या है, व्यवस्थित ढंग से क्या है, लागू किया जाए।
आधुनिक युग जिसे प्लानिंग का युग कहते हैं, उसमें वर्तमान संसाधनों तथा समस्याओं का भविष्य के साथ क्या है तालमेल स्थापित करके पूर्व तैयारी की जाती है। ग्राम विकास, कृषि विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा विस्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, संचार व परिवहन, ऊर्जा तथा अन्य सभी लोक हितकारी योजनाएं बनवाना और उनका व्यवस्थित क्रियान्वयन करना मुख्य कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। योजनाओं, परियोजनाओं, नीतियों, कानूनों तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए आवश्यक संसाधनों को एकत्रित करना और उनका समुचित आवंटन कराना भी क्या है महत्वपूर्ण है। इस संबंध में आवश्यक प्रशासनिक संगठनों, एजेंसियों या संस्थाओं का निर्माण करना और उनका पुनर्गठन करना भी मुख्य कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। तो इस प्रकार से प्रशासनिक नियोजन और उसके अनुरूप क्या है संगठन का निर्माण जो है वो भी क्या है मुख्य कार्यपालिका का कार्य है। इसके पश्चात है घोषणाएं, आदेश तथा निर्देश। राष्ट्र का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होने के नाते मुख्य कार्यपालिका की है दायित्व या जिम्मेदारी है कि वह विभिन्न विवादास्पद तथा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट करे। मुख्य कार्यपालिका द्वारा की गई घोषणाएं सरकार की नीति का रूप ले लेती है। विशिष्ट एवं सामान्य विषयों पर दिन प्रतिदिन आदेश तथा समुचित निर्देश जारी करके मुख्य कार्यपालिका शासन संचालन को सुचारू बनाती है। प्रशासनिक क्रियाओं को वैधानिक व्यवस्थाओं, निर्देशों, परिपत्रों तथा नीतियों के अनुरूप बनाने और नीतियों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लगे व्यक्तियों के व्यवहार में एकरूपता लाने के लिए मुख्य कार्यपालिका क्या करती है निर्देश, आदेश, उद्घोषणा और परिपत्र जारी करती है। प्रशासनिक कुशलता, नियंत्रण तथा अनुशासन की स्थापना के लिए ये सब बातें भी क्या है जरूरी है। तो इस प्रकार से मुख्य कार्यपालिका घोषणाएं, आदेश और निर्देश भी जारी करती है। इसके पश्चात अगला जो कार्य है वो है कार्मिकों की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी। सरकार के विविध कार्यों को संचालित करने के लिए बड़ी मात्रा में क्या है अधिकारियों, कर्मचारियों की जरूरत होती है। मुख्य कार्यपालिका का यह प्रयास रहता है कि सभी उच्च व महत्वपूर्ण पदों पर योग्य, कुशल, अनुभवी तथा उसकी इच्छा के अधिकारियों को पदस्थापित किया जाए। यद्यपि मुख्य कार्यपालिका लोक प्रशासन में कार्यरत प्रत्येक कार्मिक की नियुक्ति या बर्खास्तगी नहीं करती है, लेकिन कार्मिक प्रशासन के विविध पक्षों जैसे भर्ती है, वर्गीकरण है, स्थानांतरण है, वेतन है, पदोन्नति है, प्रशिक्षण है, भत्ते तथा अन्य कार्मिक सुविधाओं सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई इत्यादि के क्रम में स्थूल नीतियां अवश्य बनाती है। प्रत्येक देश में न्यायाधीशों, आयोगों के अध्यक्ष सदस्यों, प्रतिनिधिमंडल, राजदूतों, लोक सेवा के वरिष्ठ सदस्यों तथा लोक उपक्रमों से संबंधित नियुक्तियां मुख्य कार्यपालिका के निर्देशन में ही होती है। तो इस प्रकार से कार्मिकों की नियुक्ति और बर्खास्तगी जो है वो भी मुख्य कार्यपालिका का एक कार्य है। इसके पश्चात अगला जो कार्य है वो है समन्वय करना। जटिल होती प्रशासनिक संरचनाओं, संगठनों तथा कार्यों के कारण समन्वय तथा सकारात्मक सामंजस्य एक प्रमुख प्रशासनिक समस्या बन गई है। कार्यपालिका के शीर्ष पर पदासीन होने के कारण मुख्य कार्यपालिका के पास शक्तियां और दायित्व दोनों अधिक रहते हैं। विभिन्न विभागों, अभिकरणों, मंत्रियों, सचिवों, कार्यालयों, विदेशी सरकारों तथा आयोगों आदि के साथ सरकार का समन्वय स्थापित करना एक दैनंदिन कार्य है, मतलब रूटीन का कार्य है। उनको विभिन्न प्रकार की एजेंसियों से कोऑर्डिनेशन करना होता है। सरकार के अन्य अंगों जैसे विधायिका और न्यायपालिका भी है, उसके साथ होने वाले संघर्ष या टकराव को टालना और उसका समाधान निकालना भी मुख्य कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। टकराव, दोहराव, अतिराव तथा अलगाव, इन सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि सभी मुख्य प्रशासनिक कार्य किसी एक समान नीति तथा नेतृत्व के अधीन रहे। मुख्य कार्यपालिका का यह सर्वोपरि कर्तव्य है कि वह देखे कि सभी संगठन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है तथा वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है। अगला जो कार्य है वो है जांच एवं निरीक्षण करना। मुख्य कार्यपालिका को यह देखना होता है कि सभी सरकारी कार्य निर्धारित कानून, नीति तथा प्रक्रिया के अंतर्गत निष्पादित हो। यदि कहीं पर गंभीर अनियमितता, भ्रष्टाचार, दुर्भावना तथा षड्यंत्र दिखाई पड़े तो जांच आयोग या कमेटी बनाकर पूरी पड़ताल करवाई जा सकती है। प्रशासनिक अनियमितताएं प्रत्यक्षतः मुख्य कार्यपालिका की छवि और सरकार की कार्यशैली को प्रतिबिंबित करती है।
यह जांच गुप्त अथवा सार्वजनिक प्रकृति की हो सकती है। विधायिका, प्रेस, विरोधी राजनीतिक दल तथा दबाव समूहों के आक्रोश व आलोचना से बचने के लिए मुख्य कार्यपालिका को निरंतर प्रशासनिक कृत्यों पर क्या है, कड़ी नज़र रखनी होती है। यद्यपि मुख्य कार्यपालिका स्वयं निरीक्षण कार्य नहीं करती, लेकिन वह अपने अधीन कार्यरत सतर्कता तंत्र व पदाधिकारियों के द्वारा यह कार्य करवा सकती है। अगला जो कार्य है वो है वित्तीय कार्य। आधुनिक प्रशासनिक तंत्र के रक्त या प्राणवायु के रूप में विख्यात वित्त का संचालन एवं नियंत्रण एक कठिन चुनौती है। वास्तव में मुख्य कार्यपालिका के व्यक्तित्व और क्षमताओं का परीक्षण वित्तीय मामलों पर किए जाने वाले नियंत्रण निर्देशन से हो जाता है। सभी देशों में बजट का निर्माण तथा क्रियान्वयन करवाना मुख्य कार्यपालिका का दायित्व है। इसके लिए मुख्य कार्यपालिका को पर्याप्त शक्तियां दी जाती है। बजट को स्वीकृति देने का कार्य विधायिका करती है। सरकारी आय व्यय को नियंत्रित करना, लेखांकन कराना तथा लेखा परीक्षण के माध्यम से वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाना मुख्य कार्यपालिका की जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस वित्त में लोक प्रशासन संचालित होता है वह जन साधारण के कठोर परिश्रम का परिणाम होता है। अगला जो कार्य है वो है जनसंपर्क व शिकायत निवारण। जनसाधारण पर सरकारी नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की जानकारी पहुंचाना तथा जनता पर पड़ रहे इनके प्रभावों को जानना मुख्य कार्यपालिका के लिए जरूरी है। स्वाभाविक रूप से आम जनता की यह उत्कंठा रहती है कि वह अपने मुख्य कार्यपालक को देखे, सुने तथा अपनी समस्याएं व पीड़ा उस तक पहुंचाए। अतः सभी देशों में मुख्य कार्यपालिका सार्वजनिक कार्यक्रमों या सभा समारोह के माध्यम से जनसंपर्क करती है। जनसंपर्क में दोहरी संचार प्रक्रिया पूरी होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रति सप्ताह जनता को रेडियो प्रसारण के द्वारा संबोधित करते हैं। इसी प्रकार भारत में भी राष्ट्रीय दिवसों, राष्ट्रीय संकटों, विशिष्ट अवसरों तथा महत्वपूर्ण आयोजनों पर मुख्य कार्यपालक जनसंचार माध्यमों के द्वारा जनसंपर्क करते हैं। लोक प्रशासन तथा अन्य सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक तथा आर्थिक समस्याओं के संबंध में प्रतिदिन कितने ही व्यक्ति मुख्य कार्यपालिका से मुलाकात करते हैं और अपनी शिकायत पत्र या समाचार पत्रों के माध्यम से प्रेषित करते हैं। जनसाधारण की शिकायतों का समाधान कराना तथा प्रशासन को संवेदनशील बनाए रखना मुख्य कार्यपालिका का अहम कार्य है। इसके पश्चात अंतिम जो कार्य है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विदेशी संबंध। राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विदेशी संबंध ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। राजनीतिक कार्यपालिका के मुखिया को इसकी सदैव चिंता बनी रहती है। राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए जो गुप्तचर एजेंसियां हैं उनसे समन्वय करना, जो मित्र राष्ट्र है उनके साथ संधियां करना, समझौते, व्यापार विनिमय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना, राष्ट्र के हितों की रक्षा तथा जनसाधारण में सुरक्षा का भाव जागृत करना मुख्य कार्यपालिका का कर्तव्य है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने, संवैधानिक प्रावधानों की क्रियान्विति सुनिश्चित कराने, लोकतंत्र की रक्षा करने, प्रशासन व जनता को मार्गदर्शन तथा नेतृत्व प्रदान करने तथा राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण या अखंड बनाए रखने के लिए मुख्य कार्यपालिका को सदैव प्रयास करने होते हैं। तो निष्कर्ष रूप से सारांशतः मुख्य कार्यपालिका राष्ट्र का संरक्षक, देश का प्रतिनिधि, प्रशासन का नियंत्रणकर्ता, जनसाधारण का अभिभावक, पिछड़े वर्गों का उद्धारक तथा संपूर्ण जनता की आशाओं का केंद्र बिंदु होता है।